बच्चों को दुआएं, बड़ों को सलाम। फिजा है मेरा नाम। यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा 24 न्यूज़ पे। नाज़रीन, क्या हाल है, कैसी तबीयत है? सुबह सुबह बहुत सारी बातें करने को हम यहाँ पर आपके सामने हाज़िर हो जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है मुझे। तो रोज़ की एक हमारी होमवर्क होती है, हमारी रोज़ की तैयारी होती है, क्योंकि आपके सामने आना होता है। फिर आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें तैयार करनी पड़ती है। जैसे कोई मेहमान किसी के घर जाता है तो खाली हाथ नहीं जाता, कुछ ना कुछ लेकर जाता है। उसकी तैयारी होती है, या तो खाने पीने की कोई अशिया, या फल की कोई अशिया, या कोई ऐसी चीज़ जो कि बड़ी सेहत वाली हो और सामने वाले को बहुत अच्छी लगे, जिसके घर हम जा रहे हैं एक अच्छा वार्म वेलकम करे फिर वो हमें, और वो सारी ज़िंदगी उस तोहफे को, उस चीज़ को याद रखे। उसी तरह हमारी कोशिश होती है कि जब हम आपके घर आएँ, आप हमें स्विच करें, आप हमें देख रहे हो, तो कोई ऐसी बात जो बड़ी काम की हो, बड़ी नॉलेज वाली हो, आपकी बड़े काम आने वाली हो, तो वो हम करें। इसलिए आज का भी टॉपिक जो है हमने जो डिज़ाइन किया है वो पहला, दूसरा, तीसरा, सारे के सारे टॉपिक बड़े कमाल हैं, काम के हैं। सबसे पहला टॉपिक जो है हमारा वो एक ज़बरदस्त बैरिस्टर हैं, उनको हमने यहाँ पे मधु किया है। उनसे हम आज जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो होंगे कि देखें, हम यहाँ पर क्या करते हैं कि कोशिश करते हैं कि अच्छा बाहर का कोई रिश्ता मिल जाए, मुल्क से बाहर। हमारी बच्ची जो अच्छी तरीके से सेट हो जाएगी, पैसे वाले बंदे के साथ शादी वादी हो जाएगी, ठीक है। मगर सबसे पहला मसला क्या होता है, बच्ची इधर बैठी रहती है तो जो शादी करता है मियाँ साहब, वो बाहर बैठे रहते हैं और बच्ची इंतज़ार में पागल हो रही होती है, उम्र निकली जा रही होती है उनकी, और वो ये कह रहे होते, बहाने लगा के कह रहे होते कि भाई अभी तो वीज़ा लगवा रहे हैं, अभी तो वीज़ा लगेगा, अभी तो प्रोसेस होगा, ठीक है, फिर उसके बाद टेस्ट पे करने, वो टेस्ट देना है, फिर वीज़ों की फ़ीस देना है, फिर पता नहीं अभी वीज़ा कब तक आएगा, फिर ये रजिस्ट्रेशंस, फिर डॉक्यूमेंटेशंस, फिर सारा कुछ लगे पड़े होते हैं और वो टाइम टेकिंग होता है, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अब उस आसरे में वो जो लड़की है वो बैठी रहती है कि भाई वीज़ा लगना कब है, मैंने जाना कब है, मेरी शादी हो चुकी है, मैं बैठी हुई हूँ किसी के नाम की, मगर वो कहानी है ही नहीं। तो वो शादी हो जाती है और फिर वो जो मोस्टली मियाँ साहब हैं वो आते हैं पाकिस्तान या जिस भी शहर पाकिस्तान के, वहाँ जाके वो थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं अपनी बीवी के साथ, फिर आगे बच्चे भी हो जाते हैं तो बच्चों के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं। वो बच्चों के भी वीज़ा लग रहे हैं, बीवी के भी वीज़े लगने को, इतने इतने लंबे भी वेट हो जाते हैं। अब ये क्या, फिर बेगम साहिबा जो है वो पेपर देने जाती हैं, फ़ेल हो जाती हैं, कोई नहीं होती हैं, कोई ऐसे बहुत सारे केसेस, बहुत से प्रोसेस, बड़े सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। फिर अगर वहाँ शिफ्ट हो भी गई हैं, मुल्क से बाहर चली भी गई हैं बेगम, वीज़ा लग भी गया, उसके बाद फिर यहाँ पे मिलने आ रही हैं तो मुश्किल हो रही है कि अगर आ गई हैं तो उनको यहीं छोड़ दिया, फिर वापस नहीं जा सकती अपने मियाँ की किसी परमिशन के बगैर, या फिर वहाँ से यहाँ पर वापस नहीं आ सकती। फिर वहाँ के जो हस्बैंड्स हैं वो ज़रा डराते भी हैं, ब्लैकमेल भी करते हैं, आपको पता है कि वो ज़रा घबरा के रहे, अंडर रहे हमारे, ठीक है, तो ये ज़रा डराते भी हैं। ये भी बड़े मसले होते हैं। आपको लगता है दूर के ढोल सुहाने, पासपोर्ट ज़ब्त कर लेते हैं, बेगम को पासपोर्ट नहीं देते, रोक लेते हैं, ये सारी चीज़ें, ऐसी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स का जो है ना शिकार होना पड़ता है बेचारी लड़की को। तो इस ट्रॉमे के ऊपर बात करेंगे, इन केसेस के ऊपर बात करेंगे। किसी के साथ अगर कोई ऐसा मसला या जान पहचान में अगर आपको लगता है कि आपकी सोसाइटी में किसी के साथ कोई ऐसा केस हुआ और वो सफ़र करके गुजरी है मेरी बहन, वाई नॉट, आप कॉल कीजिएगा। हमारे प्रोग्राम में ज़बरदस्त बैरिस्टर हमारे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम, आ चुकी हैं, उनको अभी बुलाएंगे। नहीं, मैं ज़रा ब्रेक लेती हूँ क्योंकि आपको वो माइक शाइक लगना है, ठीक है। तो ज़बरदस्त पर्सनालिटी है, कॉल कीजिएगा, पूछिएगा कोई मसला भी आपको। हम इस टॉपिक से यहाँ से शुरू करेंगे, फिर चलते हैं आगे। टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक। आप हमें कॉल में भी शामिल कर सकते हैं अगर किसी के साथ मसला है। मैंने ब्रेक से पहले बताया कि आज हम बात करेंगे जो मैरिड वुमेन है, जो शादी करके बाहर जा रही होती हैं, जिनके वीज़े नहीं लग रहे होते, उनको इंतज़ार करना पड़ता है, चली जाती हैं, उनके पासपोर्ट जो हैं वो ज़ब्त कर लेते हैं, मियाँ डराते हैं, धमकाते हैं, उनको ऐसे परेशान रखते हैं, और फिर वो पाकिस्तान आती हैं तो किस मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। और बच्चे भी अगर हो जाएं तो फिर उनको किस किस्म की परमिशन चाहिए होती है मुल्क से बाहर जाने के लिए या पाकिस्तान आने के लिए। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। आप हमें कॉल में भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास ज़बरदस्त बैरिस्टर मकसूमा बुखारी जो हैं ऑन सेट हैं, बड़ी दबंग हैं, बहुत सही समझाती हैं, तो हमारी रहनुमाई करेंगी। तो सबसे पहले आपको बहुत बहुत वेलकम, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। Is this the first time you came? Yes. But you took us, you took time for us. Thank you for inviting. Thank you. Thank you. तो मुझे सबसे पहले यही बात मैं चाहूँगी यहाँ से शुरू करें कि जो बैरून मुल्क शादी की जाती है बेटियों के, उनके अच्छे मुस्तकबिल के लिए
पेरेंट्स सोचते हैं कि चलो अच्छा रिश्ता हो जाएगा, मुल्क से बाहर चली जाएगी, सेटल हो जाएगी, अच्छा खाता पीता लड़का होगा, डॉलर में कमाता होगा एंड स्टफ ऑल। तो फिर उसके साथ जो सिचुएशंस होती हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं जिनका सामना करना पड़ता है, वो जी। अच्छा, एक बात तो ये है कि ये मुआशी हालात हमारे मुल्क के ऐसे हैं कि वाकई लोग सोचते हैं कि हमारा बेटा या बेटी जो है वो मुल्क से बाहर चले जाएं तो उनके लिए अच्छा होगा, लेकिन ये काफ़ी बड़ा जुआ है। वैसे तो शादी एक बड़ा जुआ होता है, लेकिन ये बहुत ही बड़ा जुआ है, क्योंकि आपकी बेटी वहाँ पे बिल्कुल अकेली होती है। 90% ऑफ शादियाँ जो हैं वो कामयाब होती हैं, ये भी ये कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो ख़राब होती हैं वहाँ पे जाके वो बहुत ख़राब होती हैं। और वो इस तरह ख़राब होती हैं कि मसलन यूरोपियन मुल्क जो है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पे आप जब अपनी बेटी को भेजते हैं तो अक्सर औक़ात उसको कुछ मालूम नहीं होता उस मुल्क के बारे में। उसको नहीं पता होता कि उसने कहाँ से हेल्प सीख करनी है, अगर उसका ख़ाविंद वहाँ पे उसको मारता है तो उसने क्या करना है, और ऑब्वियसली वो वीज़े पे गई होती है। अच्छा, एक बात जो है वो समझने वाली ये है कि जब आप बेटी बाहर भेजते हैं तो आप उसको स्पाउस वीज़ा पे बाहर भेजें। बहुत से लोग ऐसे हैं जो स्पाउस वीज़ा नहीं लेते, बल्कि वो बीवी को बुलाते हैं विज़िटर वीज़ा पे। और विज़िटर वीज़ा का मतलब होता है कि वो 6 महीने के बाद उसका ख़त्म हो जाता है। अब वो टोटली डिपेंडेंट है अपने ख़ाविंद पे। लेकिन अगर स्पाउस वीज़ा भी होता है तो भी वो डिपेंडेंट होती है जब तक उसकी कंफर्म नहीं होती। इस दौरान इतनी हॉरर स्टोरीज़ हैं फ़िज़ा कि आप सुन के हैरान होंगी। ऐसी ऐसी ख़वातीन मेरे पास आई हैं जो कि जिनको लोगों ने इंजेक्शंस देते थे, जिनको एक तरह का मेड बना, इंजेक्शंस, नींद के इंजेक्शंस दे दिया जाते थे ताकि वो किसी से बात ना कर सके। जब वो थोड़ी सी वोकल होना शुरू हुई तो उनको वो नींद के इंजेक्शन दे के सिला देते थे। और ये लोग जाहिल नहीं हैं, ये काफ़ी मिडिल क्लास किस्म के लोग हैं। मतलब एक फैमिली मेरे पास थी जो कि डॉक्टर्स की फैमिली थी, एंटायर फैमिली वाज ऑल डॉक्टर्स, और वो इस लड़की को शादी करके लेके गए अमेरिका। जब वो वहाँ जाती है तो उसको एक मेड की तरह तस्वुर किया जाता है। थोड़ा सा एहतजाज जब होता है तो उसको मारपीट होती है, उसको नहीं पता कि उसने कहाँ जाना है, किससे हेल्प कॉल करनी है, ना उसको कोई नेबर्स के साथ ताल्लुकात है, ना उसकी किसी से दोस्ती है। तो ऐसी सूरत में वो पाकिस्तान भी नहीं आ सकती, अपने पाकिस्तानी पासपोर्ट पे भी नहीं आ सकती, क्योंकि उसका पासपोर्ट जो है वो ले लिया जाता है। और अगर उसका पाकिस्तानी पासपोर्ट हो भी तो उसके फाइनेंसेस नहीं होते कि वो मुल्क से बाहर आ सके। लेकिन जहाँ तक वहाँ की सेटलमेंट का ताल्लुक़ है वो तो वो कर ही नहीं सकती बेचारी, क्योंकि वो टोटली डिपेंडेंट है अपने ख़ाविंद के स्टेटस के ऊपर। तो ये बातें जो है ना, ये बहुत हम बड़ी खुशी से कह देते हैं कि हमारी बेटी कनाडा जा रही है, हमारी बेटी ऑस्ट्रेलिया जा रही है, लेकिन वहाँ जाके आपके साथ क्या होगा। अच्छा, फिर ये भी होता है कि जब वो वहाँ से चली जाती हैं और वो उनके ख्याल के मुताबिक वो बिहेव नहीं करती तो फिर वो उनको वापस ले आते हैं। वापस ला के तो वो अगेन उनके सारे जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं उनसे ले ली जाती है और फिर उसको यहाँ छोड़ दिया जाता है। मगर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाही थी बीच में कि ठीक है, कानून तो सेकेंडरी बाद में प्रोसीड किया जाता है ना, पहले तो प्रोसीड होती है कंप्लेन विच इज़ इन द पुलिस स्टेशन एंड एवरीवेयर। आपका मतलब पाकिस्तान में? पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान से बाहर भी जो पहला स्टेप होता है वो तो पुलिस स्टेशन में कंप्लेन का होता है ना। पुलिस को बाहर के मुल्कों में भी यू कॉल पुलिस एंड यू टेल यू नो दिस इज़ गोइंग टू बी, ये मुझे डराया जा रहा है, ये वो। तो वो लड़की जब पुलिस को फ़ोन करती है तो कितना उसके लिए पॉजिटिव होता है, या फिर उसको कोई ऐसा डर खौफ कोई चीज़ है कि वो कंप्लेन नहीं कर सकती? अगर वो बाहर के मुल्क में है और वो वहाँ पे बरतानिया में 999 कॉल करती है, पुलिस आ जाएगी और डोमेस्टिक वायलेंस को वो काफ़ी सीरियसली लेते हैं। अब लेकिन वो अगर आएगी और वो उनको उसको ले जाएगी, तो अगर उसका इमिग्रेशन स्टेटस जो है वो ठीक नहीं है तो क्या होगा उसके साथ? उसको वापस भेज दिया जाएगा पाकिस्तान। अब पाकिस्तान आने के लिए उसको पाकिस्तान वापस आती है, लैंड करती है अपनी फैमिली के अंदर, तो यहाँ पे और मसाइल हैं। यहाँ पे एक सोसाइटी का प्रेशर है, यहाँ पे है कि तुम्हारे ख़ाविंद, तुमने अपने ख़ाविंद के ख़िलाफ़, जो हमारे माशरे की चीज़ें हैं कि अपने ख़ाविंद के ख़िलाफ़ तुमने बाहर जाके कंप्लेंट की और फिर उसने तुम्हें, पुलिस ने तुम्हें वापस भिजवा दिया, यहाँ पे डिपोर्ट करवा दिया, और एक दफ़ा आप वापस आ जाते हैं तो फिर वापस जाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ रहना भी मुश्किल है, क्योंकि माँ बाप और फैमिली और जितने भी सोसाइटी के लोग हैं वो उसको कुछ कहते हैं, हज़ार बातें सुनाते हैं, तो वो समझती है कि मेरे लिए बेहतर है कि मैं वापस चली जाऊँ। जब वो वापस जाना चाहती है तो वापसी के लिए भी उसके पास कोई रास्ता नहीं होता, अनलेस कि कोई बच्चा हो जाए और बच्चे का पासपोर्ट जो है वो वहाँ का हो।
अगर बच्चे का तो बच्चा पासपोर्ट तो वहाँ का जैसे ही है, पैदा होता है तो वो तो पासपोर्ट उसको होल्डिंग तो मिल जाती है, पासपोर्ट इसमें तो होल्डिंग कोई मिल जाती है, मुश्किल नहीं सिवाय इसके कि जो अरब मुल्क हैं, ठीक अरब है। मुल्कों में नहीं होता। लेकिन ये है कि वो वापस जाना उसके लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और लेकिन अगर उसकी कोई औलाद है या उसका कोई परमानेंट स्टेटस वहाँ पे हो गया हुआ है तो फिर उसको फौरी तौर पे उसको रजू करना चाहिए। अगर बच्चे हैं तो फिर बच्चों के लिए उसको यहाँ पे कस्टडी लेनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ से पाकिस्तान से, क्योंकि इस्लामी मुल्क है, बाप जो है वो नेचुरल गार्डियन है, तो वो बच्चों को लेके बगैर इजाज़त के नहीं जा सकती। तो अब यहाँ से जो शादी करके लोग लेके जाते हैं वहाँ पे उधर मुल्क में ले जाकर रजिस्ट्रेशन तो करवाते हैं उधर के मुल्कों की शादी को लेके, ठीक है ना, उस रजिस्ट्रेशन से भी कोई फ़ायदा नहीं होता? शादी फ़ायदा तो जब तक नहीं होता ना, जब तक आप वहाँ पे कोई आपका कोई इमिग्रेशन का स्टेटस नहीं होता। आप वहाँ जाके रजिस्टर करवा देते हैं, लेकिन काफ़ी साल लगते हैं, मुख्तलिफ मुल्कों के मुख्तलिफ टाइम पीरियड्स होते हैं इससे पहले कि आप बने, आपको वहाँ की कोई नेशनैलिटी या परमानेंट रेजिडेंसी मिले। तब तक कोई फ़ायदा जब तक कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक सिर्फ ये है कि हाँ आप वहाँ रह रहे हैं, लेकिन आप रह रहे हैं उस आदमी की वजह से। और अगर आदमी जो है वो आपके साथ ज़्यादती कर रहा है या उसकी फैमिली आपके साथ ज़्यादती कर रही है। मेरे पास एक खातून थी जो कि जिनका एक बेबी था और उनकी सास ने वो बेबी जो है वो सीढ़ियों से फेंका नीचे, और उसके बाद पुलिस को इन्फॉर्म किया और बताया ये कि जो मेरी ये जो बहू है, ये लड़की जो है, इसने फेंका है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी के बाद से इसको डिप्रेशन है और पोस्टनेटल डिप्रेशन जिसको कहते हैं, और ये अपने दिमाग में नहीं थी, तो इस तरह इसका बच्चा जो है गिर गया। अब उससे क्या हुआ कि वहाँ की जो चाइल्ड प्रोटेक्शन एजेंसीज़ हैं वो सारी की सारी ने घिराव कर लिया इस लड़की का, और वो रिकॉर्ड पे आ गया। उससे फ़ायदा उनको ये हुआ कि दे कैन ब्लैकमेल हर, दे कैन होल्ड हर, आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। और अल्टीमेटली जब वो उसको पाकिस्तान वापस लेके आए कुछ अरसे के बाद, तो उन्होंने बच्चे को भी यहाँ छोड़ दिया, उस औरत को भी यहाँ छोड़ दिया, सारी डॉक्यूमेंटेशन ले ली और चले गए। अब बच्चा जो था वो वहाँ का पैदाइश था, तो उसका भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं था सिवाय एक पटी पुरानी एक फ़ोटोकॉपी थी उसकी बर्थ सर्टिफिकेट की, जिससे हमने उसका पासपोर्ट तो बना लिया। लेकिन जब हम माँ के लिए वीज़ा के लिए गए तो पता चला कि वो तो स्पाउस वीज़ा पे थी ही नहीं, वो तो आम विजिटर वीज़ा पे थी। अब विजिटर वीज़ा को रिन्यू करवाना जो है वो नामुमकिन हो जाता है इन सिचुएशंस के अंदर, क्योंकि खामिन से आपको इजाज़त लेनी पड़ती है। वो कहते हैं कि उसको कहो कि वो आपको स्पॉन्सर करे, खामिन से आप इजाज़त नहीं ले सकते क्योंकि उसी ने तो आपको यहाँ भेजा हुआ है। तो इट्स अ हॉरिबल कंडीशन। आप कई दफ़ा स्लेवरी के हद तक पहुंच जाते हैं वहाँ मतलब जाके। ज़हनी और जिस्मानी दोनों तरीके से अजियत दे रहा होता है बिल्कुल, और दोनों जगहों पे होती है। सिर्फ ये नहीं कि वो अपने खामिन के घर में अजियत पा रही होती है, बल्कि वो जब हमारे अनफॉर्चुनेटली हमारा जो मुआशरा है जब वो वापस आती है तो उसके साथ बहुत ज़्यादती होती है। आपको हम सबको पता है कि जो हमारी जो यूजुअल बातें होती हैं, हमारे रिश्तेदार, घर वाले, नेबर्स, कि वो आ गई है वापस, और वो वहाँ पे भी उसका जो है वो कोई उसको सुकून नहीं आता अपने माँ बाप के घर में। जैसे ये बैरून मुल्क शादी करके जाने वाली लड़कियाँ जो तशद्दुद का शिकार होती हैं ज़हनी और जिस्मानी, वो किस तरीके से कानून की मदद ले सकती हैं, इसके ऊपर ज़रा रोशनी डालें ना। देखें, अगर वो वहाँ पे हैं तो फिर तो उनको वहाँ लेनी चाहिए और उनको थोड़ी सी करेज होनी चाहिए। मैं बार बार लोगों को कहती हूँ कि आप अपनी बेटियों को तालीम दें। आपकी बेटी को कम से कम इस काबिल होना चाहिए कि जब वो दूसरे मुल्क में हो तो अगर उसके साथ कोई ज़्यादती हो रही है तो वो रीच आउट करे लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को। और वहाँ पे जो ये जो यूरोपियन मुल्क हैं, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, यहाँ पे तो ख़वातीन के शेल्टर्स वगैरह भी हैं। तो आपकी बेटी को इतना होना चाहिए होशियार कि वो ना सिर्फ कि शिकायत करे बल्कि वो उनसे करे। कुछ ममालिक में ऐसा भी है कि वो उन ख़वातीन को एक अलग कैटेगरी है उनको नेशनैलिटी देने की, जो कि अब्यूज्ड और बैटर्ड वुमेन होती हैं। अच्छा। तो उनको चाहिए कि वो उनको रीच आउट करें, लेकिन अगेन आपको इतना क्लेवर होना चाहिए, आपको इतना पढ़ा लिखा होना चाहिए। अब अगर आप नहीं हैं और आप वापस आ जाते हैं पाकिस्तान, तो पाकिस्तान में तो डोमेस्टिक अब्यूज़ के तो लॉज तो हैं, लेकिन आपको अगर आप कर सकती हैं तो आप पहले तो उस आदमी से खुला हासिल करें, और अगर औलाद है आपकी और आप औलाद के साथ वापस जाना चाहते हैं तो फिर आपको सोल कस्टडी की रिक्वायरमेंट होती है अक्सर मुल्कों में।
अच्छा, अगर वो चाहें कि मुझे पाकिस्तान जाना है, तो क्या शौहर की मर्ज़ी के बगैर पाकिस्तान आ सकती हैं और फिर वापस भी जा सकती हैं अपने बच्चे, या फिर अकेली खुद वापस अपने शौहर के पास जा सकती हैं विदाउट एनी परमिशन? डिपेंड करेगा ना कि उसके पास उसका स्टेटस क्या है वहाँ पे, उसका स्टेटस क्या है वहाँ पे, इमिग्रेशन का स्टेटस क्या था। पाकिस्तान तो वो आ सकती है, अगर वो टिकट ख़रीदने के काबिल है तो वो आ सकती है। अगर उसके हालात बहुत ही बुरे हैं वहाँ पे और पुलिस तक मामला चला गया है तो वो पाकिस्तानी कौंसलेट में भी जा सकती है और उनसे भी मदद कर सकती है। पाकिस्तानी कौंसलेट कितना हेल्पफुल है ये डिपेंड करेगा। लेकिन जब वो यहाँ आ जाती है तो अनलेस कि उसके पास कोई ऐसा स्टेटस हो कि वो वापस जा सके, उसके पास कोई परमानेंट रेजिडेंसी हो या उसका वीज़ा भी वैलिड है। अच्छा, मेरे पास रिजवाना है जिनके साथ इस तरह का केस हुआ है। रिजवाना सैयद है लाहौर से और वो इस सिचुएशन के ऊपर बात करना चाह रही हैं। व्हाई नॉट। अस्सलाम वालेकुम जी रिजवाना जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक रिजवाना, क्या मसला हुआ था आपके साथ, बताइएगा जी। जी मेरा बाहर मेरे हस्बैंड होते थे। अच्छा। मेरी शादी हुई और फिर हमारे वहाँ बच्चे भी थे। फिर अच्छा। मैं अभी थोड़े साल पहले वापस आ गई वहाँ से। अच्छा। कुछ मामलात ऐसे थे कि मुझे वापस आना पड़ा। हाँ। अब जो बच्चे यहाँ पे मेरे बॉर्न हुए हैं उनके वीज़ा के और पासपोर्ट के बहुत इश्यूज हैं। अच्छा। हालांकि हमारे पास सिटीजनशिप भी थी, फिर भी हमारे मसाइल हैं। आपकी भी और थी? अब इस तरह के आपकी भी थी, सिटीजनशिप थी आपकी? जी अच्छा, मेरी फिर भी थी और मेरे शौहर की भी। ठीक है। तो बच्चे आपके वहीं पैदा हुए थे? कहाँ, किस मुल्क की बात कर रही हैं आप, कौन सी कंट्री की? जी कनाडा की। कनाडा की। तो अभी जो है बच्चों के वीज़े के मसले चल रहे हैं, सब कुछ चल रहे हैं, क्या चल रहा है, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। जी 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 जो बच्चे यहाँ पैदा होते हैं हाँ। उनके जो पासपोर्ट बनाने होते हैं वो फिर माँ बाप के दोनों के साइन चाहिए होते हैं। अच्छा। और आपको पता है जब जब मामले खराब हो जाएं तो जो उमूमन आदमी जो होते हैं वो फिर इस तरह की चीज़ों में आपको मुश्किल ही होती है कि आपको साइन वगैरह मिले, क्योंकि उनको पता होता है कि आप यहाँ पे बैठे हैं तो आप मजबूर हैं, यहाँ पे आपको उस तरह से हेल्प नहीं मिलती है। पर आप जब बाहर चले जाएंगे, अपने वतन वापस चले जाएंगे, तो वहाँ पे उन मुल्कों के जो रूल्स होते हैं वो दूसरे होते हैं। वो औरतों को सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, बच्चों को भी उस तरह से सपोर्ट करते हैं। तो अमूमन ऐसे लोग जानते हैं कि अगर ये यहाँ से चली गई तो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगी, इसलिए वो आपको फिर दूसरे, जब आप छोटे बच्चों को पासपोर्ट लगाते हैं तो जो दूसरा पेरेंट होता है उसकी साइन के आपको फिर बहुत मसाइल होते हैं। तो अच्छा। इस तरह के आपने अभी देख रही हूँ। ठीक है, इस पर हम बात करते हैं। अच्छा, आपने एक और हमें पॉइंट दिया, थैंक यू सो मच। जी क्या कहेंगी आप? ऐसे हालात में पहले तो आपको रजिस्टर करवाना पड़ता है काउंसलेट में, जिस भी एम्बेसी से आपका ताल्लुक़ है। अगर कनाडा है, बरतानिया है, अमेरिका है, जो भी है, तो आप एम्बेसी में कांटेक्ट करें, क्योंकि ये तो सिटीज़न है तो ये जा सकती हैं और बच्चे को रजिस्टर करवा सकती हैं। लेकिन प्रॉब्लम होगी इनको, जैसे ये खुद कह रही हैं, पासपोर्ट बनवाने की, क्योंकि पासपोर्ट बनवाने के लिए दोनों माँ बाप का कंसेंट चाहिए होता है। और जाहिर है कि बाप तो इसके अगेंस्ट है, बाप तो रखना चाहता है इनको यहीं पे, तो कंसेंट कैसे आएगा? उसके लिए हल ये होता है कि आप पाकिस्तान में गार्डियन कोर्ट के अंदर एक जो दावा है वो फाइल करते हैं, जिसमें आप कस्टडी सीख करते हैं, सोल कस्टडी। अच्छा, अब वो भी आसान नहीं होगा, क्योंकि वो जो बाप है वो इस बात पे कंटेस्ट करेगा, क्योंकि दिस इज़ द होल पॉइंट कि वो चाहता ही नहीं है कि आप जाएं और वो कस्टडी जो है वो आपको लेने नहीं देगा। तो लेकिन वो लड़नी पड़ेगी। और अदालतें पाकिस्तान की भी जो हैं वो भी ख़वातीन के बातों में बहुत हद तक समझती हैं। और ये बड़ा एक अच्छा ट्रेंड हो गया है पाकिस्तान में अदालतों में कि जब वो बताएंगी कि ये मेरे सब बच्चे जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के या कनाडा जहाँ के भी हैं, ये तो वहाँ के हैं, सिटीजन्स हैं और ये मुझे ज़रूरत है, तो आई एम श्योर कि इनके साथ सिंपैथेटिक सलूक किया जाएगा। और एक दफ़ा इनको सोल कस्टडी मिल जाती है तो फिर ये वो डॉक्यूमेंट लेके तो वो अपनी एम्बेसी में, रिलेटिव एम्बेसी में जा सकती हैं और वहाँ जाके तो फिर बता सकती हैं। अच्छा, इनको कुछ और ऑर्डर्स वगैरह भी ले लेने चाहिए अदालतों से। एक हरासमेंट का ऑर्डर होता है कि ये आदमी मुझे तंग कर रहा है, ताकि सबूत आ जाए कि ये सारा कुछ जो हो रहा है, और कोई पुलिस के अंदर कंप्लेंट कर दें। ये सारी डॉक्यूमेंटेशन जब आप लेके जाएंगी अपनी एम्बेसी में तो होपफुली इनका जो है वो खो जाना चाहिए। लेकिन ये बेहतर पोजीशन में है उन ख़वातीन से जिनके पास सिटीज़नशिप नहीं होती है। अच्छा, ये जो लड़कियां होती हैं मोस्टली खुद भागकर वापस आती हैं, फिर उनको ज़बरदस्ती वापस भेजा जाता है?
जो कुछ केसेस में तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा फिज़िकल और मेंटल अब्यूज़ होता है, वहाँ पे तो ख़वातीन जो हैं वो वहाँ से निकल कर वापस आ जाती हैं, क्योंकि और वो कहाँ जाएं, उनको कुछ समझ में नहीं आता कि वो वहाँ की जो मैकेनिज़्म है, जो लीगल मैकेनिज़्म जो प्रोटेक्शन दे सकता है, उसको कैसे अप्रोच करें, तो वो वापस आ जाती हैं पाकिस्तान। अब वो पाकिस्तान वापस जब आती हैं तो फिर कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि वो कहते हैं कि वापस चलो, क्योंकि वो तो भाग के आई होती हैं, लेकिन वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है, क्योंकि जब वो वापस वहाँ लेके जाएंगे तो फिर वो इससे भी बुरा सलूक करेंगे। तो इस हालत में अगर आप वापस नहीं जाना चाहती तो फिर तो आपको यहाँ पे जो है अदालती कार्रवाई जो है वो करनी चाहिए। आपको खुला के लिए अप्लाई करना चाहिए, ताकि आप उससे कम से कम शरई तौर पे और क़ानूनी तौर पे वो आपका ख़ामिन ना रहे। अगर आपकी औलाद है तो आप उसकी कस्टडी लें। एक इंटरेस्टिंग बात है कि ऐसे जो हस्बैंड्स होते हैं वो अक्सर अपने बच्चों को कोई ख़र्चा नहीं देते, और ये एक बहुत अच्छा वेपन है ख़वातीन के पास, अगर वो इसको इस्तेमाल करना चाहें। क्योंकि मेरी जो जितना भी तजर्बा है वो कोई 30 साल का तजर्बा है मेरा, और 30 साल में मैंने ये देखा है कि अगर वो बाप जो कि सिर्फ तंग करने के लिए कस्टडी के लिए कंटेस्ट करते हैं, वो फ़ौरन भागते हैं जब उनके ऊपर ख़र्चे का दावा होता है। अच्छा। क्योंकि ख़र्चा जब तक आप नहीं देंगे, जब तक आप कस्टडी बच्चों की नहीं ले सकते पाकिस्तान में, ठीक है, तो और आपको विजिटेशन राइट्स नहीं मिलते। तो एक जो वेपन है ऐसी ख़वातीन के पास कि ऐसे हस्बैंड्स को और ऐसे फादर्स को अपने से दूर रखें, बच्चों से औलाद से दूर रखें, वो ये है कि आप उनसे ख़र्चे का दावा करें। और आप देखेंगे कि 90% ऑफ जो इस तरह के लोग होते हैं वो वहीं से गायब हो जाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बड़ा अच्छा गाइड किया। आई होप इट हेल्प्स समबडी। हमारे साथ मकसूमा हमारे साथ थी। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। थैंक यू। वेलकम बैक नाजरीन। अभी हमारे पास ज़बरदस्त एक मेहमान मौजूद है, मगर उनसे आपको मुतारिफ़ कराने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, 28 अगस्त की जो हड़ताल है उसके बाद ताजिरों और एफबीआर के जो बीच में एक कुछ मुज़ाकरात हैं, उसमें कुछ कामयाबी नहीं हो सकी, और एफबीआर ने जो है ताजिरों का सख्त ऑडिट करने का फ़ैसला किया है, और उन्होंने ये कहा कि 4000 ऑडिट भर्ती करने का भी उन्होंने इश्तिहारात जो है वो जारी कर दिए। ताजिरों के ऑडिट खोलने की जो कुल आप कहेंगे तादाद है, उसमें से एक बहुत सारे जो इशूज़ हैं उसमें से एक एफबीआर ये कहती है कि जो नील रिटर्न्स हैं वो भरे जाते हैं, जिसकी वजह से रेवेन्यू जो है उसका काफ़ी नुकसान हो रहा होता है। इस पे जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उन्होंने ये कहा है कि बजट में जितने भी जो टैक्स वगैरह हैं जो नाफिज किए गए हैं उनको वसूल किया जाए, ताकि रेवेन्यू का जो पूरा मतलब टारगेट का देखा जा सके कि कितना कमाया जा रहा है। क्योंकि एफबीआर जो है ना वो लास्ट मंथ में जो अपना टारगेट अचीव करने में पूरी तरीके से नाकाम हो गई, जिसकी वजह से ये सारा कुछ मसला जो है क्रिएट हुआ। अफवाहें भी बहुत ज़्यादा है कि वो जो मिनी बजट जो है वो भी पेश किया जा सकता है। तो आज मैं आपको ये भी बल्कि इसमें ऐड करना चाहूँगी कि ये जो ताजरान हैं वो ये कह रहे हैं कि हम तो अपना टैक्स भी दे रहे हैं, हम टाइम पे दे रहे हैं, हमारी तरफ से तो कोई ऐसी जो है ना ताख़ीर नहीं है। तो अब ये सारी बातें जो चल रही हैं, ये एक बड़ा इशू है। इसमें क्या मसला चल रहा है, क्या ताख़ीर है, कौन टैक्स पे कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, कौन ऑडिट का ये जो अभी इश्तहारात शुरू हो गए किस वजह से हो गए, सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए, जानने के लिए हमें यहाँ पे जो मेहमान बुलाए हैं वो है हमारे पास मोहम्मद नईम मीर्ज़ साहब, जो कि चीफ़ कोऑर्डिनेटर ताजिर दोस्त स्कीम से हैं। और मैं सबसे पहले आपको खुशामदीद कहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपने वक्त दिया है और आपने मौका दिया है कि मौक़िफ़ अपना भी पेश किया जा सके। तो सबसे पहले आपसे सवाल यही करना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म की ये ताजिर दोस्त स्कीम है क्या, इसको एलैबोरेट कर दीजिएगा। देखें, ताजिर दोस्त स्कीम जो है ये तो एक डिजिटल इनिशिएटिव है और एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें जो होल सेल और रिटेल सेक्टर है इसको आसान और सादा और सहल अंदाज में एक ऐप के ज़रिए रजिस्टर्ड करना है, एफबीआर के साथ इंटीग्रेट करना है, फिर इनको टैक्स करना है और फिर इनको फाइलर बनाना है। ये एक सादा सा प्रोग्राम है क्योंकि ये हमारी ताजर बरादरी का हमेशा से ये मुतालबा रहा है कि बहुत पेचीदा है एफबीआर का निज़ाम। रिटर्न जमा करवाने के लिए हमें कंसल्टेंट्स के पास जाना पड़ता है, वकला की फ़ीसें अदा करना पड़ती हैं। तो एक ऐसा निज़ाम आ जाए कि हमारे हाथ में हो, मोबाइल फ़ोन आ गया, आपके हाथ में ऐप आ गई, अब आप बहुत आसानी के साथ, अगर आपकी नीयत है कि आप टैक्स देना चाहते हैं
और अगर आपकी ये ख्वाहिश है कि आप FBR और अदारे के साथ इंटीग्रेट होना चाहते हैं, तो अब आपके लिए कोई परेशानी नहीं। और अब ना रहना FBR के साथ इंटीग्रेट होना, यानी FBR के साथ मुंसलिक ना होना, अब इसका कोई जवाज़ नहीं रहा। अच्छा, तो ये FBR और ताजिरों के बीच में जो मुज़ाकरात नाकाम हो रहे हैं, इसकी अहम वजूहात क्या है? अहम वजूहत ये हैं कि साल हर साल का एक माइंडसेट है कि टैक्स नेट के अंदर नहीं आना, FBR जो है उस पर इल्ज़ाम लगाना है, FBR को चोर, करप्शन का गढ़ कहना है। FBR भी एक वो इदारा है जिसके अंदर ख़राबियाँ बिल्कुल उसी तरह हैं जिस तरह पाकिस्तान के तमाम इदारों के अंदर मौजूद हैं। लेकिन अब देखें कि ताजर और FBR का जो आपस का ताल्लुक़ है वो तो हमेशा ऐसे ही रहा है, क्योंकि देखें टैक्स लेना जो है ना, ये कभी भी कोई प्लेजेंट जॉब नहीं रही। यानी जो कोई टैक्स वसूल करता है उसे अच्छी निगाह से देखा नहीं जाता, यानी को बखुशी तो कोई टैक्स देता नहीं ना, खुशी के साथ ये टैक्स जो होता है ये तो लेना ही पड़ता है ना। तो ये एक यानी FBR और ताजिर का रिश्ता जो होता है, मैं इसको ज़रा मजाक भी कहता हूँ कि ये छुरी और बकरे का रिश्ता होता है। कह रही है कि नील रिटर्न जो है इसमें किस हद तक सच्चाई है? देखें, इसमें बहुत ज़्यादा सदाकत है और लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में, लाखों की तादाद में हमारे ताजर जो होते हैं वो नील रिटर्न जमा करवाते हैं। और मेरा ख्याल है कि उसकी कुछ वजूहात भी हैं। एक वजह उसकी ये है कि चूँकि फाइलर और नॉन फाइलर के दरमियान जो टैक्सेस की तफरीक है, यानी एक अगर आप फाइलर हैं तो आपने अगर कोई प्रॉपर्टी ख़रीदनी है या बैंकिंग ट्रांजैक्शन करनी है, गाड़ी ख़रीदनी है, तो आपको जो टैक्स है वो आधा होगा। अगर आप नॉन फाइलर होंगे तो डबल हो जाएगा आपका टैक्स। तो उस वजह से उसको अवॉइड करने के लिए भी लोग नील की रिटर्न जमा करवा देते हैं। फिर गाड़ी ख़रीदी, प्रॉपर्टी ख़रीदी, ट्रांजैक्शन की और वो टैक्स बचाया और उसके बाद नील रिटर्न जमा करा दी, तो ये भी एक मामला चलता रहता है। अच्छा, ये भी एक वजह। अच्छा, ये जो ताजिर दोस्त स्कीम है, ये आपको लगता है कि ये कामयाब हो जाएगी आगे जाके? देखें, पाकिस्तान के पास ना इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है इस वक्त। देखें, ताजिर दोस्त स्कीम का नाम आप बदल दें, कुछ भी कर लें, बिकॉज़ ये तो एक रिटेलर्स से टैक्स वसूल करने का एक प्रोग्राम है ना। और अभी हम IMF के प्रोग्राम में भी हैं, आपको पता है अभी हमने $7 बिलियन जो लास्ट माली साल 2024 का जो गुजरा, इसके अख्ताम पर जो तनख्वाह है उन्होंने 375 अरब तनख्वाहदार तबके हाँ वो टैक्स दिया है, जबकि ताजिरों ने सिर्फ 34 अरब जो है वो टैक्स दिया है। जी मैं तो इसी की वजाहत कर रहा हूं। ये तो गलत बात, बहुत ज़्यादा गलत बात इसको समझना चाहिए। मैं वजाहत करता हूँ, तो बात कीजिए। बात यह देखें कि IMF ने भी इसकी निशानदेही की है 3 सेक्टर्स की। एक हमारा रियल स्टेट का सेक्टर है, दूसरा जो है वो हमारा ज़रूरी सेक्टर है, और तीसरा है ये हमारा होलसेल रिटेल सेक्टर। कि इन तीनों सेक्टर्स को जो है वो टैक्स नेट में लाना है। यानी अगर टैक्स नेट को वसअत देनी है तो ये जो स्पेसिफिक एरियाज़ हैं, इन एरियाज़ में काम करने की ज़रूरत है और यहाँ से हमें टैक्स इकट्ठा करना है। अब यही वजह है कि जो ज़्यादातर जो काम हो रहा है वो इन 3 सेक्टर्स पे ही हो रहा है फोकस करके। और ताजरों को चूँकि एक जनरल एमनेस्टी मिली हुई थी गुज़िश्ता 77 साल से, किसी ने कभी पूछा ही नहीं, जो टैक्स रिटर्न अपनी मर्ज़ी से जो भरा, जितनी भी सेल्स ज़ाहिर की, जो भी अपना टर्नओवर बताया, जितना टैक्स दिया दे दिया, किसी ने पूछा नहीं। लेकिन अब चूँकि हम इस वक्त बहुत मुआशी मुश्किलात का शिकार हैं और IMF के साथ जो हमें $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज मिला, जिसमें अभी हमें जो है वो पहली किस्त जारी हुई है, तो अब ये बेल आउट पैकेज जो है कुछ शराइत पर मिला है। और वो शराइत, उन शराइत में से जो है एक बुनियादी शर्त वो ये है कि ये होलसेल और रिटेल सेक्टर से इसके हिस्से का टैक्स हमें लेना है, बिकॉज इनका GDP के अंदर 20% के करीब शेयर है, लेकिन इनका जो रेवेन्यूज़ के अंदर शेयर है वो लेस देन 3% है। अच्छा, मगर हुकूमत ये कहती है कि अगर ताजिर टैक्स देता है तो फिर ये फ़ायदा भी है, ठीक है, तो फिर ताजिर टैक्स क्यों नहीं दे रहा पूरे तरीके से? ताजिर इसलिए टैक्स नहीं देता कि वो ना FBR का जो प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार है, यानी वो चूँकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, और फिर उसमें जो है उसमें चूँकि नोटिसेस जो हैं उन्होंने भी आना है, ऑडिट भी होना है, और ताजर जो है वो अपने हिस्से का पूरा टैक्स देना भी नहीं चाहता। ताजर ने अपनी टर्नओवर भी छुपानी है, ताजर ने अंडर इनवाइसिंग भी करनी है, ताजर ने जो है वो अपना जो उसकी ब्लैक मनी है उसको भी उसने कहीं पार करना है, तो उसकी भी निशानदही कहीं हो ना जाए अगर वो FBR के साथ मुंसलिक हो जाएगा। फिर बहुत से ऐसे विद होल्डिंग टैक्सेस हैं
जिनकी कटौतियाँ ताजर ने करनी है क्योंकि वो विद होल्डिंग एजेंट है, उसने वो रियासत को जमा कराना है, वो भी नहीं वो काम कर रहा ताजर, और उसमें भी एवेयन हो रही है। इसी तरह जो अपनी टर्नओवर छुपाने के नतीजे में जो टर्नओवर टैक्स है जिसको अवेड किया जा रहा है वो भी ताजर जो है वो अदा नहीं कर रहा। तो ये इसके मल्टीपल इश्यूज़ हैं इस सारे मसले के, इनको बहुत से और एस्पेक्ट से भी देखा जा सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि FBR का जो प्रिस्क्राइब्ड तरीक़ेकार है जिसके मुताबिक ताजर ने अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करनी है, टैक्सेस को, अपने टैक्सेस को भी अदा करना है और टैक्स कलेक्शन भी करनी है। अब ये सारा जो काम है ना, ये ताजर जो है ना ये करना नहीं चाहता, और अगर वो कर रहा है तो उसमें जो हेरा फेरियाँ हो रही हैं, अगर वो FBR के साथ मुंसलिक हो जाएगा तो वो हेरा फेरियाँ जो हैं वो भी अनर्थ हो जाएंगी, तो उसमें उसको जो है मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। देखें, इस वक्त जो हमारे मुल्क का रेवेन्यू कलेक्शन टारगेट हमने इस दफ़ा रखा है वो तकरीबन 13,000 अरब रुपए का रखा है, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब जिस बात पर फोकस किए हुए हैं वो यही कह रहे हैं कि जो ऑलरेडी बजट के अंदर टैक्स कलेक्शन के मेयर्स लिए जा चुके हैं उनको आप जो है उन टैक्सेस को कलेक्ट करें। और अभी जिस शॉर्टफॉल का आपने जिक्र किया कि FBR का क्वार्टरली शॉर्टफॉल आया, तो इस क्वार्टरली शॉर्टफॉल को कवर करना है उन टैक्सेस के मेयर्स को पूरी तरह इन्फोर्स करके जो टैक्स लगाए गए हैं। अब अगर वो जो अच्छा, ये हम थोड़ी सी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा ज्वाइन करते हैं, इसी चीज़ को एलैबोरेट करेंगे। मुझे पता है अभी ये बहुत बड़ा मसला पड़ा हुआ है पूरे पाकिस्तान में, उस चीज़ को सॉल्व करने के लिए हमें हर जगह पे बात करनी पड़ेगी ताकि हम अपनी तरफ से भी जो अवेयरनेस है लोगों को दे सकें। ताजिर जो है किसी तरीके से टैक्स दे और किस तरीके के मसाइल का जो शिकार हो रही है अभी ये ताजिर और FBR, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। अभी नईम साहब मुझे एक ऐसी बात बता रहे हैं, ये भी एक फ़ैसला नया आया है जिसमें सिमें बंद हो जाएंगी, गाड़ियाँ नहीं ख़रीद सकते, प्रॉपर्टी नहीं ख़रीद सकते, ID कार्ड आपके ज़ब्त हो जाएंगे। ये सब क्या चीज़ है? प्लीज़ इसके बारे में भी ज़रा एलैबोरेट कीजिए ना, आपने तो डरा दिया मुझे। नहीं, डराने वाली बात नहीं है। देखें, बात यह है कि जो लोग भी कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन कर रहे हैं या जिनके पास असासाजात मौजूद हैं और वो अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं करते, तो उन पर तो बहुत ज़्यादा शिकंजा FBR कसने जा रहा है। और इसमें FBR के पास तो अब बहुत ज़्यादा इख्तियारात हैं कि वो लोग जो अपने रिटर्न्स फाइल नहीं करते लेकिन ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं तो उनके बैंक अकाउंट्स जो हैं उनको फ्रीज़ कर दिया जाएगा, उनकी जो सिम्स हैं वो ब्लॉक हो जाएंगी, वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकेंगे, ये मैंने वो टिकट नहीं ले भी देखी सकेंगे, थी, सांस नहीं ले सकते, सफर नहीं कर वो सकते, गाड़ी नहीं खरीद सकते, वो प्रॉपर्टी अपनी ना बेच सकते हैं ना नई प्रॉपर्टी वो खरीद सकते हैं, फ्रूट नहीं खा सकते, और तो और डेट पे नहीं जा सकते। नहीं मैंने खुद देखी है मीम्स। नहीं, तो वो FBR शासी क्या है, मतलब क्या जब्त कर लेगी हमारी सांस से, गला घोट देगी, मार देगी हमें? नहीं, मारना नहीं है आपको, हमें आपको बचाना है। वो बचाना ऐसे है कि अगर आप नॉन फाइलर रहते हैं तो आप पर वो टैक्सों की जो बमबारी हुई है, हाँ। आपको उस बमबारी से, उस बम्बार्टमेंट से बचाना है और आपको फाइलर बनाना है। और फाइलर इस तरह बनाना है कि आप ज़िम्मेदार पाकिस्तानी बने और अपने हिस्से का टैक्स अदा करें और वो जो पेनल्टीज़ और जुर्माने हैं उनसे आप बचें। और यही वजह है कि हमने आसान सादा 2 पेजर की उर्दू में टैक्स रिटर्न भी जारी कर दी है, ताकि देखें हमने देखें एक एग्जिट प्लान भी बनाया ना, यानी सिर्फ आपको प्रेशर में नहीं लाना, आपके पास भी तो असासाजात बहुत होंगे माशाल्लाह, तो आप रिटर्न जमा करवाती हैं? बताएं। नहीं, मैंने बड़ी मेहनत से कमाई। आप रिटर्न जमा करवाएं वरना आपका फोन ब्लॉक हो जाएगा। मैं आपको शिनाख्ती कार्ड सारे रिटर्न जमा करती हूं। अच्छा ठीक है, तो शिनाख्ती कार्ड। लेकिन नाज़रीन मुझे धमकी लगा रहे, धमकी नहीं मैं लगा रहा आपको, मैं आपको आने वाले वक्त से, आने वाले तूफान, सही कहते हैं कि टैक्स वाले जो ना धमकियां लगाते हैं, आगे देखते हैं कुछ नहीं है। जबकि मैं आपको बताऊं मेरे पास सारे टैक्स रिटर्न्स भी है, मैंने पे भी किए, और फिर भी देख ले कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे धमकी लगाते हैं टैक्स वाले। मैं आपको सिर्फ आपके साथ क्या नहीं, मैं धमका नहीं रहा, मैं आपको आने वाले तूफान का जो है ना वो बता रहा हूँ कि पेशगी इतला दे रहा हूँ मैं आपको कि जी जो आने वाला जो मसला है उसको आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर हो। देखें, असल में झगड़ा हो गया, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। मुझे धमका दिया। नहीं, आप बात करें भी मुझसे, ये अभी बात चलेगी जी? नहीं, अभी ब्रेक के बीच में भी बात करूंगी। ब्रेक लीजिए, मैं नहीं धमकी में आने वाली टैक्स वालों की। हाँ जी, क्या कहा आपने मुझे अभी? है मैंने तो सिर्फ अरे ब्रेक तो लो, मरे क्यों, ये बातें थोड़ी करके बता दी मैंने। वेलकम बैक, यू वाचिंग मॉर्निंग विद फिजा। और FBR
और ये जो ताजर के बीच की जंग है, ये लड़ाई है, इसके ऊपर आज हम बात करें हमारे शो पे। अगर आपको लगता है कि कोई कॉल करके कोई बात पूछनी है तो आप कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं अब आगे चलती हूँ। यहाँ पर लोग डरते हैं टैक्स देने से, ये तो आपको भी पता है, तभी तो ये वसूली पे बात जाती है। क्यों डरते हैं? आम जहन में आता क्या है कि टैक्स नहीं देना? देखें, बात ये है कि लोग डरते भी हैं और इसमें सच भी है और ये बहाना भी है टैक्स को अवॉइड करने का और टैक्स नेट में ना आने का। अब इसी चीज़ को तो हमने ठीक करने के लिए ये प्लान और प्रोग्राम बनाया है कि FBR के दरवाज़े ताजरों के लिए खोल दिए गए हैं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने मुझ जैसे खाकसार को, मैं चूँकि आपको पता है ताजरों का एक नुमाइंदा भी हूँ, चेयरमैन हूँ ऑल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान की सुप्रीम काउंसिल का, तो मुझे FBR के दफ्तर में बिठाया है और जहाँ कहीं इनके साथ कोई ज़्यादती हो ताजरों के साथ, या FBR जो है वो कोई ओवर डूइंग कर रहा है या इख्तियारात से तजावुज़ कर रहा है, तो इनको एक प्लेटफॉर्म और फोरम भी दे दिया है। हर ऑफिस के अंदर, यानी हर रीजनल टैक्स ऑफिस के अंदर रसाई दी है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ताजरों को कि आपके साथ ज़्यादती नहीं होगी, आपने डरना नहीं, खौफजदा ना हो, बल्कि आप जो है वो रज़ाकाराना तौर पर आएँ और टैक्स नेट का हिस्सा बने। तो मेरा ख्याल है कि जो FBR और ताजरों के माबैन जो खलीज है उसको कम से कम तर करने के लिए शहबाज शरीफ और उनकी गवर्नमेंट जो है और उनकी जो मुआशी टीम है वो पूरा किरदार अदा कर रही है। और मेरा ख्याल है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ वक्त गुजरेगा, अभी हम जब के FBR में बैठे हैं तो हमने ताजरों को वहाँ बुलाना शुरू किया है, वहाँ पर मीटिंग्स हो रही हैं, वहाँ उनकी चाय से तवाज़ो भी की जाती है, चाय बिस्किट जो भी गरीबी दावे का जो मेहमान नवाजी है वो हम उनकी करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि अभी ताजरों का एतमाद जो है वो FBR पे हम बहाल करवाने की कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, बट कुछ अब ताजरों को भी अपना रवैया और अपने तौर तरीके बदलने हैं, बिकॉज ऐसे नहीं चल सकता मुल्क। इस मुल्क को अगर चलाना है तो हमने मिलकर चलाना है, हम सबका मुल्क तो है। मुल्क अच्छा होगा, स्कूल अच्छे होंगे, टैक्स देंगे तो बिल दे सकेंगे, टैक्स देंगे तो हेल्थ का जो निज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा, टैक्स देंगे तो सड़कों का जो निज़ाम है वो अच्छा हो जाएगा, टैक्स देंगे तो पानी का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, टैक्स देंगे तो बिजली का निज़ाम अच्छा हो जाएगा, टैक्स देंगे तो आम आवाम को अच्छी तरीके से तरक्की करने के लिए हर तरीके की सपोर्ट मिलेगी। ठीक है, हमारा मुल्क तरक्की करेगा। गवर्नमेंट जो है वो टैक्स से ही चलती है, ये दिमाग में रख लीजिए बात। देखें, मेरी बात सुने, एक यहाँ और भी मैं गलत फहमी दूर करना चाहता हूँ। देखें, हमारे मुल्क का टैक्स टू GDP जो है वो तकरीबन कोई 9% के करीब है, यानी रेशो जो टैक्स कलेक्शन की है, और हम सहूलियात वो मांगते हैं जो टैक्स टू GDP जहाँ 40% है। जहाँ देखें, अगर आपका टैक्स टू GDP आज भी अगर हम इसको कोई अराउंड 20% तक ले जाने में कामयाब हो जाएं तो आप यकीन करें कि हम बैरूनी दुनिया से हमें कर्जा लेने की ज़रूरत नहीं, हम अपने वसाइल पर अपना मुल्क चला सकते हैं। बिल्कुल और ये है मसला कि हम जो पूरी दुनिया के आगे जो तमाशा बने हैं। को क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आज आप हमारे पास आए, एंड में कोई ऐसा मैसेज ज़रूर दें ताजिरों को जो मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ जो उन तक पहुँचे। ओवर टू यू, दिस इज़ योर कैमरा, प्लीज़ से। जी, मैं अपना ताजर भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि मैं आपका ताजर नुमाइंदा हूँ, मैं FBR में बैठा हूँ, मुझे इसीलिए बिठाया गया है कि मैं आपकी और FBR के माबैन ब्रिज का किरदार अदा करूँ। प्लीज़ आप परेशान ना हो, ये गवर्नमेंट जो है ये आपके साथ ताउन करने के लिए तैयार है, लेकिन अपने हिस्से का टैक्स जो उसको देने की आदत अपने आप को डालें और कोशिश करें कि पाकिस्तान की इकॉनमी में आप कंट्रीब्यूट करें और इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपना कारोबार करें, ना कि आप अपने माथे पे एक स्याह टीका सजा के बैठे रहें कि आप टैक्स चोर हैं, हर कोई आपको टैक्स चोर करे। ये काबिल कबूल नहीं है। ताजर इज़्ज़तदार है, बावकार है और उसे इज़्ज़त और वक़ार के साथ अपना कारोबार करना है, तो टैक्स नेट में आके अपने हिस्से का टैक्स अदा करना होगा। थैंक यू सो मच नईम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको बार बार बुलाते रहेंगे ताकि लोगों की अवेयरनेस जो है वो होती रहे आपकी बातों से भी और आपकी गुफ्तगू से। थैंक यू सो मच अगेन। एक ब्रेक के बाद आपको मिलते हैं, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। और अब हम बात करेंगे किडनी ट्रांसप्लांट के ऊपर और उसके जो साथ कुछ इश्यूज़ या प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या प्रिकॉशंस होते हैं, उसके ऊपर बात करेंगे कि गुर्दे की बीमारियां और गुर्दे तब्दील क्यों होते हैं। हम ये सवाल करेंगे। हमारे पास मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर अली सकलैन हैदर, नेफ्रोलॉजिस्ट हैं हमारे पास ऑन सेट। आपकी बहुत बहुत टाइम का शुक्रिया कि आपने यहाँ पे हमारे लिए अपना वक्त मधु किया। जी थैंक यू। तो सबसे पहले तो यही बताइएगा कि हमें गुर्दों के मसाइल और गुर्दे की जो तकलीफ़ होती है वो क्यों होती है? जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आज आपने अपने इस प्रोग्राम के हेल्थ सेगमेंट में मुझे इनवाइट किया और बड़ा इम्पॉर्टेंट आपने जो
ये गुर्दों के बारे में जो बात है इसको लिया है, क्योंकि गुर्दों के मसाइल ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है ना वो फैलाव का शिकार हैं। तो एक अंदाज़े के मुताबिक पूरी दुनिया में 850 मिलियन के करीब इसके मरीज़ हैं। पाकिस्तान की बात करें तो ये तादाद लगभग 3 करोड़ के करीब पहुंच गई है, यानी कि हर 7वां पाकिस्तानी गुर्दे की किसी न किसी बीमारी का शिकार है। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि पाकिस्तान के ऊपर इसका कितना बोझ है। हर साल 35,000 से ज़ायद अमवात जो हैं वो गुर्दे की बीमारियों की वजह से हो रही हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसी सवाल में आपको बता दूँ कि जो बहुत ज़्यादा कॉमन वजूहात हैं उसमें शुगर सबसे पहले है, डायबिटीज़ दूसरे नंबर पर है, हाइपरटेंशन ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, तीसरे नंबर पर गुर्दों की कुछ अंदरूनी बीमारियां जिसे हम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं, फिर गुर्दे में पथरी का बन जाना, फिर सबसे बड़ी जो अहम वजह मैं समझता हूँ पाकिस्तान में दवाइयों का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, सेल्फ़ मेडिकेशन, ख़ास तौर पर जो पेन किलर्स हैं। पेन किलर्स हर घर में पड़े हुए हैं, ख़ास तौर पर उनमें एक एनसेड ग्रुप है, ये गुर्दों को बहुत डैमेज करता है। इसके बाद कुछ मौरूसी बीमारियां हैं जैसे गुर्दे में थैलियां बन जाना। तो ये चंद बड़ी वजूहात हैं कि जो गुर्दों को नकारा करने में या गुर्दों को डैमेज करने की वजूहात हैं। फ़िज़ा आप ये देखें कि शुगर, हर चौथा या पाँचवां शख्स पाकिस्तानी जो है वो शुगर के बीमारी में मुब्तला है, हर 7वां शख्स गुर्दे की किसी न किसी बीमारी का। शुगर पेशेंट तो शुगर और ब्लड प्रेशर अगर दोनों चीज़ें ही आप ले लें तो तकरीबन 70% तो गुर्दे की बीमारियां इन दो बीमारियों की वजह से ही हैं, और पाकिस्तान पे इनका बहुत बड़ा बोझ है। बिल्कुल। जब हम इनके आगे इलाज की तरफ आते हैं तो आप देखें कि फिर ये बीमारियां अगर टाइम पे कंट्रोल ना की जाएं और इन्हीं की स्टेज आगे बढ़ती जाए तो स्वाय डायलिसिस और ट्रांसप्लांट के आपके पास फिर कोई रास्ता नहीं होता। तो बेहतर यहाँ पे यही हो कि तो सर इनको आज यहाँ पे फिर ही आप रोका हम जाए। चाहेंगे कि ये भी बताएं कि ट्रांसप्लांट के बाद जो डोनर जो होता है उसकी सेहत पे क्या असर पड़ता है अगर आप गुर्दा अतिया कर देते हैं तो? आपने बहुत मुनफरिद और बहुत अच्छा इसमें से सेगमेंट लिया है, और मैं समझता हूँ कि इस ट्रांसप्लांट के हवाले से ख़ास तौर पर डोनर्स को फिक्स करना और उनको अवेयर करना ये बहुत ज़रूरी है। बहुत कम हमारी मीडिया टॉक या अवेयरनेस इस सिलसिले में होती है। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मिथ है, जब कभी भी हम नेफ्रोलॉजिस्ट अपने पेशेंट को जो कि डायलिसिस पर जा चुके हैं, जिनको ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, जब हम उन फैमिलीज़ से बात करते हैं कि जी आपके फैमिली में से कोई इनको किडनी डोनेट कर दे, तो यहाँ पर इतने मिथ्स और इतने सवालात जन्म लेते हैं कि वो लोग अवॉइड करते हैं। वो समझते हैं कि हमारे डोनर को पता नहीं कोई मसला सारी ज़िंदगी के लिए हो जाएगा, और मैंने बहुत हमने काउंसलिंग करके देखी है, लेकिन लोगों के अंदर बहुत सारे इस हवाले से अभी भी खौफ और मुब्तला हैं। पहले नंबर पर यहीं से सेगमेंट के आगाज़ में ही बता दूं कि पाकिस्तान में 1 दहाई से ज़्यादा का ये अरसा हो चुका हुआ है कि लॉ बन चुका हुआ है कि सिर्फ़ और सिर्फ जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो ही किडनी डोनेट कर सकते हैं। नॉन फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो किडनी डोनेट अब नहीं कर सकते। तो हमें फ़र्स्ट रिलेटिव्स या फैमिली मेम्बर्स इन्हीं में से रहकर किडनी डोनेट करना होता है। और इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि डोनेट करने के बाद जो कि आपका डोनर है उसकी सेहत पर बहुत बड़े असरात नहीं आते। अल्लाह ताला ने शायद ये 2000 रखे ही इसलिए। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पैदाइशी तौर पर एक गुर्दे से पैदा होते हैं, तो वो भी तो सारी ज़िंदगी अपनी गुजारते हैं, वो तो कोई महसूस भी नहीं कर सकता। एक गुर्दे के साथ ज़िंदगी गुजारी जा सकती है। बिल्कुल, एक गुर्दे के साथ अच्छी सेहत वाली ज़िंदगी गुजारी जा सकती है, बशर्ते कि उस जो किडनी है उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये आने वाला वक्त तो पाबंदियां भी अगर है लाजमी तौर पर वो हम आगे जाके प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि कैसे कैसे उनको अपने लाइफस्टाइल को लेकर चलना चाहिए। लेकिन एक किडनी के साथ बिल्कुल आप अपनी हेल्दी नॉर्मल लाइफ जी सकते हैं। ठीक है। अब जैसे एक बंदे ने अतिया कर दिया, अब उसके पास है ही एक गुर्दा चल रहा है, ठीक है ना, तो अब वो क्या करे? किस तरीके की पाबंदियाँ, कौन सी एहतियात, ऐसी प्रिकॉशंस जो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए होनी चाहिए, जो उसके लिए डेंजरस कॉज हो सकती हैं, उसके ऊपर ज़रूर बात कर लें। जी, अब आप देखें कि पहले हमारे पास 2 गुर्दे थे,
एक गुर्दा आपने डोनेट कर दिया, अब आपका जो पूरा लाइफ का बाकी इन्हसार है वो एक गुर्दे के ऊपर है। इसकी मिसाल आप इस तरह ले लें कि अगर घर में 2 मोटरें लगी हुई हैं और वो 24 घंटे में 12-12 घंटे चलती हैं, तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो ज़्यादा होती है, लेकिन एक ख़राब हो जाए तो अब दूसरी को जो स्टैंड बाई थी उसको 24 घंटे काम करना पड़ा, तो उस पर बोझ बढ़ जाता है। ये मिसाल अब सिंगल किडनी वाले बंदे को अपने जहन में रखनी होगी कि अब मेरा एक ही गुर्दा 24 घंटे के लिए काम कर रहा है, जो मेरे पूरे जिस्म को सहारा दे रहा है। कतई तौर पर वो अपनी इस सेहत के हवाले से आंखें बंद नहीं कर सकता। पाकिस्तानी मुआशरे का फिज़ा एक बहुत बड़ा मसला है कि सेहतमंद लोग जो है ना, वो कभी ये तवज्जो नहीं करते कि उन्होंने कोई टेस्ट कराने हैं, उन्होंने कोई अपनी लाइफस्टाइल में कोई चेंज लेके आनी है, अपनी कोई खुराक में तब्दीलियां लेके आनी है। सबसे पहला काम तो इस डोनर को ये करना होगा कि वो अपना साल में एक दफ़ा जो पूरा चेकअप है जिसमें किडनी के मुतल्लिका टेस्ट हैं, ये लाजमी कराकर अपने मुआलिज के पास पहुँचेगा। इसमें किडनी फंक्शन टेस्ट हैं जिसे हम यूरिया कहते हैं, क्रेटिनिन का टेस्ट कहते हैं, एक यूरिन कंप्लीट टेस्ट है और एक अल्ट्रासाउंड है जो कि उस गुर्दे की शक्ल सूरत या उसमें कोई पत्थरी या कोई और चीज़ ऐसी खुदा न खास्ता तो नहीं बन रही। तो ये 4 बल्कि 5 चीज़ें, इसमें हम ब्लड कंप्लीट भी जिसे CBC कहते हैं। तो आप 5 चीज़ें ज़हन में रखें, CBC, यूरिन कंप्लीट, ब्लड में यूरिया और क्रेटिनिन का टेस्ट और एक अल्ट्रासाउंड, ये किडनीज़ का हर साल वो कराए। आने वाली ज़िंदगी में साल में एक दफ़ा वो अपने मुआलिज के पास ज़रूर जाए अपने टेस्टों के साथ, बेशक वो नॉर्मल हों। अगली बात जो एहतियात वाली है कि वक्तन फ़वक्तन वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करता रहे। इससे बढ़कर अगली बात यह है कि लाइफस्टाइल। देखें, मैं हमेशा बहुत ज़्यादा बात इसके ऊपर करता हूँ कि हमारा लाइफस्टाइल में क्या है। लाइफस्टाइल में हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर लाइफ स्टाइल को हम तरीके से डिस्कस करेंगे ताकि लोगों की कोई बीच में तसलसल ना टूटे। और हम आज बात कर रहे हैं कि एक गुर्दे के साथ आप ज़िंदा रह सकते हैं, अतिया कर सकते हैं। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं, किसी की जान बचाना चाहते हैं, किसी की सेहत के लिए, अगर आपकी फैमिली में किसी के ऊपर नज़र है और आप उसको देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सारी डिटेल्स आप अगर कॉल करना चाहते हैं तो प्रोग्राम में कॉल करके हमारे जो मौजूद मेहमान उनसे पूछ भी सकते हैं। एक ब्रेक के बाद मिलते हैं आपको। वेलकम बैक। और डॉक्टर अली सकलैन हमारे साथ मौजूद हैं और गुर्दे डोनेट करने के ऊपर जो लोगों के मिथ बने हुए हैं कि नहीं दे सकते या फिर सही नहीं है या एक गुर्दे के साथ आप जिंदा नहीं रह सकते या सर्वाइव नहीं होगा या बहुत सारे ऐसी बातें, तो उसके ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे बात करी थी कि लाइफस्टाइल क्या हो सकती है एक गुर्दा देने के बाद, जो हमारी लाइफस्टाइल है वो क्या होनी चाहिए नॉर्मली? जी, हम उसी पे बात कर रहे थे और उसमें मैंने कहा कि लाइफस्टाइल के बड़े 2 अहम हिस्से हैं। एक तो ये है कि आपकी खुराक और दूसरा ये है कि आपकी एक्टिविटी क्या है। अब प्रॉब्लम फ़िज़ा पाकिस्तान में सबसे बड़ा ये है कि हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल में जा चुके हैं, यानी कि कोई बंदा वॉक नहीं करना चाहता, कोई बंदा एक्सरसाइज नहीं करना चाहता। खुराक हमारी की अगर तरफ आ जाएं तो जितनी भी चिकनाई मैक्सिमम हो सकती है हम सारा दिन खाते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट या मीठी चीज़ें हम सारा दिन खाते हैं और उसके बाद हम कोई एक्सरसाइज कोई वॉक नहीं करते। मैं कराची रहती थी, लाहौर में तो मैंने नया ट्रेंड देखा तो मैं परेशान हो गई। अब मैं वहाँ पे, अब मुझे समझ आई है, सुबह सुबह पाए निहारियाँ और नान, हाँ वो भी सोडा डाला हुआ नान सुबह यहाँ से शुरू होती है, तेल घी से। मोटापा जन्म लेता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, शुगर आपकी कंट्रोल नहीं है। ये तीनों चीज़ें मैं आपको रिस्क फैक्टर में वजूहात में बता चुका हूँ। कराची हलवा पूरी से शुरू हो जाता है। अब अगर तो आपने ये चीज़ें खानी है, अच्छा खाएं, लेकिन उसके बाद इनको बर्न भी तो करें। आपकी 2, 3, 4 किलोमीटर वॉक होनी चाहिए, आप एक्सरसाइज करके इसको बर्न कर सकते हैं। सवाल यहाँ उठता है कि लोग ये समझते हैं कि अगर गुर्दा दे दिया तो उसके बाद तो आप हिलेंगे भी तो आपका एक ही गुर्दा है, वो कहीं और डैमेज, तो क्या वॉक एक्सरसाइज सब अलाउ होती है? जी बिल्कुल, ये मिथ है, ये बहुत बड़ा खौफ है लोगों के अंदर। और इसी में ही हमारे यहाँ तो एक बंदा बीमार होता है और उसके बाद उसकी खिदमत में ही हम उनको डबल बीमार कर देते हैं, क्योंकि हम तो उसको बिस्तर से नहीं हिलने देते। ऐसा नहीं है। देखें,
बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग या हैवी एक्सरसाइज आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक। आपने अपनी फिटनेस के मुताबिक चलना है। वॉक करने से क्या होगा, कुछ भी नहीं आपके उस किडनी के ऊपर अफेक्ट आएगा। आप हल्की फुल्की अपनी फिटनेस वाली एक्सरसाइज करके अपनी बॉडी को फिट रखें, इससे कतई तौर पर आपको कोई नुकसान सर नहीं है। शादीशुदा लाइफ डिस्टर्ब होती है क्या एक गुर्दे के साथ, या कोई प्रेगनेंसी के कोई ऐसे इश्यूज तो नहीं आ जाते? आपने बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अराइज किया है। सारा दिन हम क्लिनिक पे जो ऐसे पेशेंट्स जिनको हम डोनर्स को हम मोटिवेट कर रहे होते हैं, उन फैमिलीज़ को, अगर वो ख़तून डोनर है तो यही सवाल आता है कि जी ये तो गैर शादीशुदा है तो आगे जाके मसले होंगे, अगर शादीशुदा है तो जी ससुराल उसकी इजाज़त नहीं देंगे क्योंकि इसकी बच्चों का या आने वाले उस पर फ़र्क पड़ेगा। अगर वो मर्द है तो वहाँ पे भी यही निज़ाम सामने आता है कि जी कि इसकी आने वाली जो इज़दवाजी ज़िंदगी है उसके ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आज मैं क्लियर कर दूँ कि ये दोनों चीज़ें गलत हैं। बिल्कुल आपका किडनी डोनेट करने से, और सिंगल किडनी फंक्शनिंग पे मैंने पहले एक स्टेटमेंट दिया है कि अगर एक गुर्दा आपका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, आप सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। आपकी कोई प्रेगनेंसी पे इफ़ेक्ट नहीं है, आपको किसी किस्म की आगे बच्चे पैदा करने की सलाहियत में कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मर्द के लिए ना खातून के लिए। और खुदारा आज इस प्रोग्राम के हवाले से जिन घरों में भी कोई खुदा न खास्ता डायलिसिस का पेशेंट है और वो सोच रहे हैं उसकी हेल्प करने के लिए, तो जो फैमिली मेंबर्स किडनी डोनेट करना चाहते हैं बिला खौफ वो डोनेट करें। और ये बड़ों को भी, घर वालों को सर कोई इसमें गैर मदद कानूनी करनी या चाहिए। गैर मियारी जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ऐसे अस्पतालों में अगर किडनी का ऑपरेशन हो जाए, ट्रांसप्लांट हो जाए, तो फिर उसके बाद कोई ऐसे इश्यूज या कोई परेशानी? देखें फ़िज़ा, सबसे पहले तो ये एक बात सीधी सी है कि गवर्नमेंट के कानून के मुताबिक ये इल्लीगल है। सबसे पहली बात। अच्छा। यहाँ पे दूसरी बात इस तरीके से करूँगा, कोई भी गैर कानूनी काम किया हुआ अच्छा या ठीक और म्यारी नहीं हो सकता। ठीक है। तीसरी बात, वही चीज़ आप देखें कि कितनी कॉस्ट और ज़िंदगी को ख़तरा। हमने बहुत सारा दिन ये हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो कि इस गलत और गैर कानूनी इकदाम की तरफ जाते हैं या ट्रैप होते हैं। मेरी गुजारिश है आज इस प्रोग्राम के हवाले से, जब कि कानून बनाया गया है ये आपकी ज़िंदगियों की हिफाजत के लिए बनाया गया है। आपको कोई पता नहीं होता किस तरह का डोनर मैच हुआ नहीं हुआ, उसके रिज़ल्ट्स क्या हैं, और आपकी ज़िंदगी को आपने पैसे भी लगाए होते हैं लेकिन आप अपनी ज़िंदगियां दाव पे लगा देते हैं। तो खुदारा ऐसे अमल पे नहीं जाना चाहिए। उन लोगों के लिए बहुत सारे मसाइल और मुश्किलात और कॉम्प्लिकेशन हैं क्योंकि वो किसी भी रेप्यूटेड या अच्छे अदारे से तो ये काम नहीं करा रहे ना। हाँ सर, कोई ऐसा पेशेंट जिसकी मौत यकीनी हो, क्या उसका गुर्दा इस्तेमाल किया जा सकता है? ये एक बहुत इमर्जिंग क्वेश्चन है। पूरी दुनिया में आपको पता है कि इसको हम कहते हैं कि कैडावेरिक ट्रांसप्लांटेशन। अच्छा। यानी कि ऐसे पेशेंट्स जो कि आईसीयूज़ में, क्रिटिकल केयर में, जिनके ब्रेन डेड हैं, हाँ। और वो बाकी अभी अलाइव जी। हैं, और उनके किडनीज़ को जो हैं, ये मुख्तलिफ ऑर्गन्स को, पूरी दुनिया में ये काम हो रहा है। हाँ। कि वो उनके फैमिली या उनकी पेशेंट की अपनी वसीयत के मुताबिक लिया जाए और इस चीज़ को दूसरे को हेल्प कर दी जाए। इसके ऊपर पाकिस्तान में भी अभी काफ़ी हद तक काम हो रहा है, और इसमें जो हमारा अदारा ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी जो है इस पे काफ़ी, और हमारे पिछले 6 महीनों के अगर हम देखें या साल के अंदर देखें तो बहुत सारे सेमिनार्स भी इस पे मुनक्कद किए जा रहे हैं। लोगों को इसके बारे में अवेयर किया जा रहा है और हमें इस बारे में भी लाजमी सोचना चाहिए। सर, गुर्दे के हुसूल के लिए अक्सर लोग लाखों रुपए अदा करते हैं। पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी किस तरह गैर कानूनी ट्रांसप्लांट के ये सिद्बात के जो लिए इक़दाम कर रही है वो प्लीज़ बता दीजिएगा। बेहतरीन इस वक्त काम पंजाब में हो रहा है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। सारे यानी कि बाकी प्रोविंसेस से सबसे ज़्यादा जो सख्ती है और जो काम है वो पंजाब में इसके ऊपर बहुत किया जा रहा है। उसी वजह से आप देखें कि जो गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन है बहुत हद तक कम हो गई है। ये सिर्फ इक्का दुक्का, अब आपको कोई एक आध कभी इंसिडेंस नज़र आता है और वो भी पकड़ लिया जाता है, फिर उस पर भी वो सारी चीज़ें। तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो हमारा ये अदारा होटा है, पंजाब होटा, और बाकी भी जो प्रोविंसेस हैं लाजमी तौर पर इस पर काम कर रहे हैं।
लेकिन पंजाब में तो खैर इसका एक एग्जाम्पल सेट हो गई है कि ये जो गैर कानूनी ट्रांसप्लांटेशन, गैर म्यारी ट्रांसप्लांटेशन तकरीबन एलिमिनेट होती जा रही है। सर, गुर्दा अतिया करने के बाद कितना टाइम तक तकलीफ़ या दर्द महसूस रहता है और किस सिचुएशन में रहता है बंदा, कितने टाइम के बाद नॉर्मल लाइफ में आ सकता है? अच्छा, मज़े की बात यह है कि लोगों का ख्याल है कि बहुत बड़ा ऑपरेशन है और इसके बाद पता नहीं कितनी देर वो बेड पर रहेंगे। ऑपरेशन के अगले दिन हम मरीज़ को खड़ा कर देते हैं, सो क्विक, वहीं पे ही उसकी वॉक स्टार्ट हो जाती है वेरी नेक्स्ट डे। ठीक है। चौथे या पाँचवें दिन मरीज़ इस काबिल होता है कि वो अपने पाँव पर चलकर घर चला जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है हॉस्पिटल से। ठीक है। उसके बाद देखें हफ्ता 2 हफ्ते सिर्फ जो हल्की फुल्की उसको पेन, बाकी उसकी अपनी विल पावर उसके ऊपर डिपेंड करता है। हमारी नज़र में विद इन 1 मंथ अगर कोई बहुत भी ऐसा काम शाम वाला बंदा होगा, वो अपने काम पे आराम से जाकर अपना काम कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर अली, आपने हमें टाइम दिया, बहुत अच्छी हमारी रहनुमाई की। एंड में कोई मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़। जी थैंक यू आपका कि आपने बुलाया। मेरा हर प्रोग्राम के बाद एक ही मैसेज होता है कि जो ये अवेयरनेस दी गई है खुदारा इस पे अमल करें, और स्क्रीनिंग जो मैंने 4 टेस्ट कहे थे ना, ये हर पाकिस्तानी करा ले। CBC, ठीक है, यूरिन कंप्लीट, यूरिया क्रेटिनिन, एक अल्ट्रासाउंड। डोनर्स के अलावा भी हर सेहतमंद शख्स ये करा ले। उसकी ये फाइल बनी होनी चाहिए कि उसकी होनी चाहिए, उसको पता हो। और मैसेज यही है कि सेहतमंद मुआशरा ही सेहतमंद पाकिस्तान की निशानी है। माशाल्लाह जी। आप सर बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अभी एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एक ट्रू स्टोरी है, मेरे साथ रहिएगा। ओके जी, वेलकम बैक। और मेरे पास एक ज़बरदस्त गेस्ट मौजूद हैं और मेरे पास ऑलरेडी आ चुके हैं गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में, बहुत सारे अपने रिकॉर्ड्स बनवा चुके हैं। छोटे से लड़के हैं, मगर मैं आपको क्या बताऊं कि लड़के ऐसे ही मेहनत कर रहे हैं, देखें पूरे मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं। एथलीट्स हैं और अहमद इनका नाम है। अहमद साहब, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने फिर से एक गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में अपना जो है वो नाम कमाया है, बनाया है। मगर सबसे पहला जो रिकॉर्ड था आपका वो क्या था और कितने रिकॉर्ड्स बना चुके हैं, प्लीज़ बताइएगा अहमद। सबसे पहला जो मेरा वर्ल्ड रिकॉर्ड था जो ऑफिशियली अप्रूव हुआ था वो 3 मिनट किक्स का था। 2012 में मैंने किया था पंजाब यूथ फेस्टिवल में, और वो अभी तक अनबीटन है वो रिकॉर्ड पिछले कोई 12 साल से। वो क्या था? वो मोस्ट मार्शल आर्ट किक्स इन 3 मिनट्स मैंने उसमें की थी 620। अच्छा। और बाद में अपना इम्प्रूव करके 801 कर दी थी। वाह। और उस रिकॉर्ड के बाद पहला जो इंटरव्यू दिया था वो आपको ही दिया था। अच्छा। और उस वक्त आप कितने साल के थे जब आप आए थे मेरे पास? उस वक्त 19 थी ऑलमोस्ट एज। 19 साल के थे आप, तो ये कोई 12 साल हो गए जी, ऐसे ही है ना। बहुत बहुत मुबारक हो। अब और बीच भी कौन कौन से ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो आपने ब्रेक किए हैं और बनाए हैं, बताइए ना देखने वाले। अभी मैंने बेसिकली जो इस साल मेन गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया वो दुबई में बनाया था, जो कि पुशअप्स के वर्ल्ड चैम्पियन का रिकॉर्ड था। उसने एक टांग से 1 घंटे में 1 लेग पे 320 पुशअप्स किए थे 60 पाउंड वेट के साथ, और मैंने वो रिकॉर्ड ब्रेक करके 534 पुशअप्स किए। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ये फरवरी में मैंने किया था वहाँ पे दुबई में, और उनका फिर एक प्रोसीजर होता है कि 5-6 मंथ्स लग जाते हैं उस पर। तो लास्ट वीक उन्होंने जो है उसको अप्रूवल भिजवा दी है, और अब ये मेरा 14th गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। इससे पहले मैं 3 कैटेगरीज़ में मार्शल आर्ट्स की दुनिया में नंबर 1 पे हूँ पिछले 12 साल से। 1 मिनट में 355 किक्स, 1 आवर में 7000 किक्स, और 3 मिनट्स में 801 किक्स। इसके अलावा रिवर्स प्लैंक का रिकॉर्ड मेरे पास रह चुका है, 1 आवर पंचेस का रिकॉर्ड रह चुका है, पुशअप्स नकल पुशअप्स का रिकॉर्ड रह चुका है। तो इस तरह के काफ़ी रिकॉर्ड अल्लाह तो अहमद, ये जो आप रिकॉर्ड्स बनाते हैं, इतना कुछ करते हैं, तो इससे आपको गवर्नमेंट से कोई आपको मिलते हैं पैसे, कोई कमाई, कोई चीज़ होती है? नहीं, पाकिस्तान के अंदर जो ना आप ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि हम जितनी भी गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा उन सारों के अंदर जो है वो स्पॉन्सरशिप्स भी आपको नहीं मिलती, आपको किसी भी तरह की कोई गवर्नमेंट से सपोर्ट नहीं मिलती। और जो मैंने दुबई का भी जो इवेंट किया था वो सारा अपनी पॉकेट से पे किया उसका मैंने, ऐसे ही होता। तो मैं पाकिस्तान में तो जो लोग ये कर रहे हैं और इस तरह से नाम बना रहे हैं, अपना वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स बना रहे हैं और उनको पैसे भी नहीं मिलते, कुछ नहीं मिलता, पहले दिन से देख लें ये काम कर रहे हैं और अपने रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। 12 साल पहले मेरे पास आए थे जब इन्होंने इंटरव्यू दिया था, अभी तक रिकॉर्ड जो है बनाए जा रहे हैं, रिकॉर्ड किसी ने तोड़ा ही नहीं है, और कोई देखें माली जो है इनको सपोर्ट नहीं है, उसके बावजूद कर रहे हैं। बड़ी बात है, ऐसे लोगों को सलाम है। थैंक यू सो मच। क्या कहना चाहेंगे आप?
वो लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं, आगे अपना नाम बनाना चाहते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, क्या कहेंगे? सिखाते हैं आप लोगों को? जी, मेरे अपने 2 इंस्टीट्यूट हैं लाहौर में, और पिछले 7 साल में मैं 500 से ऊपर बच्चों को ट्रेनिंग दे चुका हूँ। बेसिकली मैं टाइक्वांडो में 4th डैन ब्लैक बेल्ट हूँ, और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स तक जाते हैं टाइक्वांडो की। कहाँ कहाँ सिखा रहे हैं? लाहौर में DHA के अंदर 2 सेटअप्स हैं मेरे, फेज़ अच्छा। 6 में और फेज़ 3 में। अच्छा, आपसे कोई रब्ता करना चाहता है तो कैसे करेगा? आपके पेज बने हुए हाँ, कोई इंस्टा फेसबुक पे? वगैरह पे सोशल मीडिया से रब्ता हो सकता है। मैश फिट अच्छा। के नाम से हमारा पेज, मैक्स फिट के नाम? मैश फिट, MASHFITT, मैश फिट। मैश फिट के नाम से, ठीक है। वो आपको रब्ता कर सकते हैं, आप उनको पर्सनल ट्रेनिंग्स भी दे सकते हैं फॉर दिस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के लिए, जी ऐसे ही। ठीक है। जो बच्चियां हैं उनको भी सिखाते हैं आप जी, सेल्फ डिफेंस के लिए? हम जो लोग सेल्फ प्रोटेक्शन डिफेंस होती के है, लिए डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डिफरेंट जो NGOs हैं, उनके साथ काम कर चुके हैं। और आपको याद होगा एक ज़ैनब वाला इंसिडेंट हुआ था कसूर में। हाँ, उस स्कूल के अंदर भी जाके मैंने सेल्फ डिफेंस का लेक्चर दिया था उन बच्चों को जो उस वक्त थे, और पूरा एक प्रोग्राम हुआ था वहाँ पे भी सेल्फ डिफेंस का। स्कूल्स में तो हर जगह ज़रूर होना चाहिए सेल्फ डिफेंस के लिए। बच्चियों को तो खास तौर पे सिखाना चाहिए, बच्चों को भी, बट बच्चियों को वेरी इंपॉर्टेंट मुझे लगता है। हर ऐसे ही है। स्कूल का एक प्रोग्राम होना चाहिए। ऐसे ही है। और अपनी तरफ से तो ये है कि सेल्फ डिफेंस है या मार्शल आर्ट्स है, इस तरह की जितनी एक्टिविटीज़ हैं, ये लाइमलाइट में नहीं है। इनकी जो इम्पोर्टेंस है लोगों को वो इस हद तक होती है कि ठीक है, अगर आप मार्शल आर्ट्स करेंगे आपको सेल्फ डिफेंस आ जाएगा, लेकिन मेरी नज़र में जो मैंने बच्चों को इतने साल ट्रेन किया है वो ये है कि आपकी जो पर्सनैलिटी पे एक इफ़ेक्ट आता है, आपकी कैरेक्टर के ऊपर इसकी एक नज़र आता है कि बंदा जो ना ट्रेंड है, और उसके जो मेंटल पैरामीटर्स हैं वो बाकी लोगों से मुख्तलिफ होते हैं। यानी हम जब प्रोफेशनली मार्शल आर्ट्स को परस्यू करते हैं तो जो फिज़िकली फ़ाइट करना है ये तो लास्ट ऑप्शन होता है, लेकिन एक्चुअल तो ये है कि आप ऐसे इनको पहले तो वैसे ही अवॉइड करें। और आपको जो ना लोग इस चीज़ को समझते हैं कि मार्शल आर्ट्स इज़ ऑल अबाउट फाइटिंग। मार्शल आर्ट्स इज़ अबाउट फाइटिंग, बट ये इट इज़ ऑल्सो अबाउट कंट्रोलिंग। अच्छा अहमद, हम एक ब्रेक के बाद आते हैं, तो आपने यहाँ पर लोगों को करके भी दिखाना है कि द वे यू वर डूइंग इट, और जिस तरीके से आप रिकॉर्ड्स बना रहे थे, स्पेशली जो दुबई वाला ये भी और बाकी टैलेंट्स जी भी। ज़रूर। ठीक है, ब्रेक में भी राइट बैक विद अहमद। ओके अहमद, ये क्या है, इसमें कितना वेट है? ये जस्ट लेस देन 60 पाउंड्स जिस पे रिकॉर्ड हमने किया था, और जो किया था ज़रा उसको थोड़ा सा करके दिखा देते हैं जी। कि 1 लेग पुशअप कैसे होता है। जी अहमद, वाओ। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। भाई तो पता ही नहीं है मैं क्या गिनूँ। ओए होए, टू गुड टू गुड, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। इस पे आपने कितने पुशअप्स किए थे? 1 घंटे में 534, एक और ये मतलब सेट्स के अंदर ब्रेक्स के साथ करते गए। कितनी कितनी ब्रेक्स मिलती हैं आपको? मतलब उसमें टाइम स्टार्ट जब हो जाता है 1 घंटे का, तो आपकी मर्जी होती है, आप जितनी भी ब्रेक करें, टाइम नहीं रुकता 1 और घंटे में। मतलब कितने ब्रेक, ये नहीं आइडिया आपने कितने लिए थे? मतलब ऑलमोस्ट हर 5 के बाद कुछ सेकंड ब्रेक, फिर 5 ऐसे, आहा। ये तरीका होता है इसका। और दूसरी कोई चीज़ जो आपने इस तरह से इसी तरह बनाई? तरह बैग से- उतारना तो उतार दो। ठीक हो, मसला नहीं, कर लेता हूँ उसको, नहीं। छोड़ दे। अच्छा, बहुत भारी है। हैवी है थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा अगर कोई कुशन वगैरह है तो ये रहा कुछ नहीं है। कोई ये ले मतलब भाई। अब रही अभी जो अपकमिंग रिकॉर्ड है या जो नेक्स्ट हाँ इस मंथ में, वो मार्शल आर्ट्स के पंचेस का होगा। भाई, इस तरफ इधर ताकि सामने देख सकें। हाँ जी। वो बेसिकली शॉर्ट रेंज जो स्पीड पंचिंग होती है उसका हाँ। होगा। इसको 1 घंटा करना है इस तरह। ऐसे पूरा 1 घंटा नॉन स्टॉप, जो कि रिकॉर्ड है वो 30। 1 घंटा नॉन स्टॉप? जी, मेरे 1 में मान सेकंड के की देख- ब्रेक नहीं। ये ऐसा आपने पकड़ा था? जी, ये ऐसे क्या था? शॉर्ट रेंज पंच है ये, ओके, ऐसे। बस ये करते रहना है। कितनी देर तक भैया? घंटा? घंटा नहीं non-stop। अल्लाह। ये घंटा नॉन स्टॉप करना है, और उससे जो अगला है उसमें वेट उठा के 1 kg का वो भी नॉन स्टॉप करना है 1 घंटा, हाथ में अच्छा, वेट। ये तो यहाँ दर्द हो रहा है मसल में यार, कैसे करते हो यार? बस हो जाती है, फिटनेस ट्रेनिंग के साथ हो जाती है। हाय अहमद, इतनी मेहनत करते हो, फिर ये वर्ल्ड रिकॉर्ड। और टांगों वाला क्या करते हैं? टांगों वाला बेसिकली वो शॉर्ट रेंज किक थी, जो अभी तक किसी ने तोड़ा नहीं है, वो वाला? वो ये थोड़ा सा उस तरह का मैं ड्रेस नहीं पहना, बट आपको बता देता हूँ। हाँ। ये अगर ये टारगेट ऐसे, फेसिंग इस तरफ रखनी है अहमद, फेसिंग इस तरफ रखनी है ताकि लोग देख सकें। ठीक है, तो वो बेसिकली क्या था, यूँ टांग उठाई यूँ,
और अभी ये काफ़ी टाइट ट्राउजर मैंने पहना हुआ है, तो इस तरह 1 घंटे में नॉन स्टॉप ऐसे मरता गया 7000 टाइम्स ऐसे करके। और 1 मिनट टांग ऐसी ही रहेगी, नीचे नहीं रख सकते इसको? रख सकते हैं, लेकिन जो 3 मिनट्स और 1 मिनट में नहीं रखी थी। 1 मिनट में 355 मारी थी मैं। और मेरे बाद जो नंबर 2 है वो अमेरिकन मास्टर रॉल मेज़ा का 335 है। वो तुम्हारे बाद है? मेरे बाद। वाह क्या बात है लड़के, बड़ी बात है। ये हमारे बड़े ज़बरदस्त हीरो हैं, देखे मैंने आपकी जिनसे आज मुलाकात करवाई है। काम का बच्चा है, कितने वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाए और माथे पे शिकन ज़रा भी नहीं है। ना पैसा मिलता है, ना उसको कोई सपोर्ट मिलती है गवर्नमेंट से, ना कोई चीज़ है, अपने ओन पे कर रहा है यार, कितनी बड़ी बात है। तो फिर व्हाट यू डू फॉर लिविंग? बेसिकली हमारा जो मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है और हमारा जो फैमिली बिजनेस है वो रियल स्टेट का है, और शुरू से मुझे फादर ने सपोर्ट किया। और मैं खुद बेसिकली जो मेरी क्वालिफिकेशन है वो मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी की हुई है। अच्छा। और मैं अभी एमफिल कर रहा हूँ एक्सरसाइज साइंस में। यार हमारे जो यूथ है वो बैठ के मोबाइलों पे लगी है, सोशल मीडिया पे लगी है, सुबह शाम बैठ के मुझे कमेंट कर रही होती है। मुझे कमेंट करने के बजाय यार कुछ बनो, अहमद की तरह शर्म करो। सारा दिन बैठ के बस सोशल मीडिया पे किसी बच्ची को कमेंट करोगे, किसी बच्चे को कमेंट करोगे, किसी अंकल को करोगे, किसी की शादी पे करोगे, किसी के बच्चों पे करोगे, किसी हुलिये पे करोगे, किसी अवार्ड शो पे करोगे। ऐसे लोगों को क्यों नहीं देखते हो? कुछ ज़िंदगी में सीखते क्यों नहीं हो? शर्म क्यों नहीं आती तुम लोगों को? फारिग लोग, ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, अपने बाप की रोटियां तोड़ रहे हो बैठ के। कोई काम करो बच्चों। प्यार से भी समझाती हूँ, गुस्से से भी समझाती हूँ, अच्छा नहीं लगता। लेट आते हो, घर में बहनें दरवाज़ा खोलती हैं, मगर मेरा बड़ा दिल करता है जो नकारा निकम्मे जवान, मुझे पूरी शेव वेव आ गई है, बैठ के तो कमाया जाता नहीं, हिला जुला जाता नहीं है, अपने नाम पे अपने बलबूते पे तो कुछ करने के जोगे नहीं हो। दिल करता है जो कमेंट करता है उनको यहाँ पे बुलाऊं, ज़रा बुला के दिखाऊं ऐसे लड़कों को कि क्या से क्या कर रहे हैं। छोटी सी उम्र से करा, 19 साल की उम्र में मेरे पास आया था पहला शो करने के लिए। तो प्लीज़ अभी वक्त है, सेटल कर लो अपने आप को। ये सोशल मीडिया के अकाउंट्स अपने बंद कर दो, ठीक है? सिर्फ ये काम करो। थैंक यू सो मच अहमद। आप जो हैं हमारे लिए यहाँ पर एक ऐसी एग्जाम्पल है जो हमने लोगों को दिखाई कि कुछ, ताकि लोगों को मोटिवेशन हो, कुछ करें, इरादे बनाएं, लोग अपनी ज़िंदगी बनाएं, फिर ज़िंदगी बने, पाकिस्तान बने। कल मिलते हैं, आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू अहमद, स्वीट ऑफ यू।